हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि पता है कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11 की सीरीज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सारी वीडियो आज से अपलोड होते रहेंगे। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। एटम होता कैसे है, सबसे पहले एटम के बारे में कौन से साइंटिस्ट बताए थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपने एटम का स्ट्रक्चर के बारे में क्लास 9 में पढ़े थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और यही टॉपिक हम लोग का क्लास 11 में भी पढ़ना है और इसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का चैप्टर 2 होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बच्चों, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉल्टन। डॉल्टन बताए थे कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। सबसे पहले डॉल्टन क्या बताए थे भाई, जिनको हम लोग डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। डॉल्टन ने अपना थ्योरी दिए थे जिनको बोलते हैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन ने बोले थे कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स इज एटम। देखिए, एटम क्या होता है, यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल हमारा क्या होता है, एटम होता है। ऐसा बात डॉल्टन ने बोली थी। डॉल्टन ने यह भी बोला था कि एटम इतना छोटा होता है, एटम आंखों से दिखाई नहीं देता है, एटम इतना छोटा होता है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्या बोले भाई, एटम्स आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है भाई, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डॉल्टन की तीसरी पोस्टुलेट ये थी कि अगर हमारे एटम एक जैसे हैं, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सोडियम, तो सोडियम भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मतलब सोडियम में भी बहुत सारे एटम होंगे, लेकिन सोडियम में जितने सारे एटम होंगे उनका करेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनका मास सेम होगा। अगर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। इसमें भी बहुत सारे एटम होंगे और सारे एटम का करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि दो डिफरेंट एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम कभी सेम नहीं हो सकता। टू डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ एटम भी डिफरेंट होंगे। देखा गया सोडियम का एटम का करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, पोटेशियम का एटम का करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। मतलब सेम एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। तो जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट था, देखिए सेम एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम, different element contain different element contain different number of atom। ठीक है, अगर एटम अलग अलग है तो एटम, अगर एलिमेंट अलग अलग है तो एटम भी अलग अलग होगा। दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ऐसा बात डॉल्टन ने बोले। भाई डॉल्टन ने यह भी बोला कि अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उनका मासेस भी अलग अलग होगा। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उन्होंने ये बोले कि अगर हमारा ईच एलिमेंट हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मास। ठीक है, उन्होंने बोले कि हर एक एलिमेंट का अपना एक मास होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मास होता है। अगर सोडियम है तो सोडियम का मास होगा, पोटेशियम एक एलिमेंट है तो उनका भी एक मास होगा। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.9 होती है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो पोटेशियम का मास को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 39 यूज करते हैं। आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है।
मतलब अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे तो मासेज भी अलग अलग होगा। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि टू डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। लेकिन डॉल्टन ने जितनी सारी बात कही सारी फेल हो गई भाई। एटम ने बोला, डॉल्टन बोले थे कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ये भी सारी की सारी पोस्टुलेट्स डॉल्टन की फेल हो गई जब एटम को डिवाइड किया गया। तो डॉल्टन ये बोलते थे कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है। बाद में देखा गया एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाने लगे जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाने लगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखा, उन्होंने बोला कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। भाई एटम को डिवाइड किया गया सब एटॉमिक पार्टिकल में जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो ये भी बात फेल हो गया। यहां में थर्ड पॉइंट में बोले थे कि अगर टू डिफरेंट एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, उस समय आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई भाई। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें क्लोरीन का, ठीक है, अगर आप लोग बात करेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है 17Cl35, 17Cl37। ये अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग मासेस हैं, लेकिन यहां में क्लोरीन के एटम और यहां में क्लोरीन के एटम का नेचर सेम हो गया। मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एटम। डॉल्टन ये बोलते थे कि अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग एटम होगा, लेकिन ये भी बात फेल हो गई। कब फेल हो गई? जब आइसोटोप की भाई डिस्कवरी हो गई। जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुआ, डॉल्टन का ये पोस्टुलेट फेल हो गया। और डॉल्टन ये भी बोलते थे कि हर एक एलिमेंट का अपना खुद का मास होता है, हर एक एलिमेंट का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मास होता है। दो टू एलिमेंट का कभी भी मास सेम नहीं हो सकता। तो बाद में डिस्कवरी हो गई आइसोबार की। आइसोबार की जैसी ही डिस्कवरी हो गई तो देखा गया कि आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस। दो अलग अलग एलिमेंट का मास भी सेम हो गया। तो डॉल्टन की सारी पोस्टुलेट फेल हो गई। तब इसके बाद हमारे न्यू साइंटिस्ट आए। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करा, कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, एटम को डिवाइड किया गया, डॉल्टन की सारी पोस्टुलेट्स फेल हो गई। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। डॉल्टन की ड्रॉबैक ये है कि डॉल्टन ने एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका लिमिटेशन क्या है? he could not explain the internal structure of atom। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, डॉल्टन को ये सब पता नहीं था, इसलिए ये फेल हो गए। तो उसके बाद भाई हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करा। कैसे किया भाई? कैथोड रे ट्यूब से। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये हम लोग को जानना है कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ में एक नाम आ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब। तो देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है जिसके अंदर में इलेक्ट्रोड लगा होता है और उसके अंदर में सक्शन पंप लगा होता है, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसा ट्यूब जिसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड लगा होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब ये है या तो कैथोड होगा भाई या तो हमारा एनोड होगा। इसी को एक साथ में हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैथोड हमारा निगेटिवली प्लेट होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है। अगर पूछा जाए एनोड क्या होता है, एनोड एक सरफेस होता है जहां में हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड क्या होता है भाई? एनोड के सरफेस में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है।
और कैथोड का सरफेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर कोई बोलेगा रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ में होती है, एनोड के सरफेस में होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जब भी बोला जाए इलेक्ट्रोड, इसका मतलब होगा या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा, और कैथोड और एनोड को एक साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जे थॉम्सन ने क्या किए, जे थॉम्सन का एक हम लोग डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, तभी भी आप कंसिडर करेंगे। ठीक, देखिए ये कैथोड है, और ये एनोड है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम है एनोड। एनोड का मतलब भाई पॉजिटिव प्लेट, और कैथोड का मतलब निगेटिव प्लेट। ठीक है, और इसके अंदर में ये है हमारा सेक्शन पंप। सेक्शन पंप या इसी को वैक्यूम पंप भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, सेक्शन पंप और वैक्यूम पंप का काम होता है कि अंदर में जो हवा होती है, अंदर में जो प्रेशर होता है, इस पंप का हेल्प से इस प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जे थॉम्सन ने क्या करा भाई, और यहाँ में उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, और ये जो स्क्रीन थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसपे कोई भी लाइट जाके टकराती है तो ब्राइटनेस दिखाई देता है। तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे मिलके बना होता है, जिंक सल्फाइड से मिलके बना होता है। जैसे कि आप लोग कभी जाते हैं तो देखते हैं रोड लाइट लगा होता है, स्ट्रीट लाइट लगा होता है। जैसे कि आप मान लो बाइक से जा रहे हैं, रात का समय है, तो रोड पे लगी होती है लाइट, लिखा होता है ड्राइव स्लो, गाड़ी धीरा चलाएं। तो आपकी जो लाइट होती है इस पे टकराती है तो चमक दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो इससे पता चलता है कि आपको इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। तो ये जो स्क्रीन होती है उसको बोला जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप लोग कभी मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में एक पर्दा लगा होता है, और लास्ट से क्या होती है भाई, कुछ रेज निकल के आती हैं, और रेज जाके स्क्रीन पे टकराती हैं तो पूरा आपको मूवी दिखाई देने लगता है। तो ऐसी टाइप की स्क्रीन को फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। और जे थॉम्सन ने जो ये एनोड था उसके अंदर में उन्होंने होल कर दिए थे भाई। एनोड को क्या कर दिए थे, होल कर दिए थे, इसके अंदर में छोटी छोटी होल कर दिए थे। इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। क्या बोला जाता है, परफोरेटेड एनोड। ये परफोरेटेड एनोड क्या है, थोड़ा सा होल होगा इसके, इस एनोड के सरफेस में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा होल होगा। और देखिए जे थॉम्सन ने इसके अंदर में प्रेशर को 10 की पावर -3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिए। अंदर की प्रेशर को बहुत ही रिड्यूस कर दिए। जैसे कि हम लोग का आसपास में जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। एसटीपी पे जो प्रेशर होती है वो 1 एटीएम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी 10 से 11 में आए होंगे तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है। भाई प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर का यूनिट बहुत सारा होता है। प्रेशर का यूनिट देखिए क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर का यूनिट या तो एटीएम में हो सकता है, या तो बार में हो सकता है, या तो टॉर में हो सकता है, या तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हो सकता है, या तो हमारा पास्कल में हो सकता है, या तो हमारा पीएसआई में हो सकता है। ये सब प्रेशर की यूनिट है भाई। जब आप गाड़ी में जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा कार का मतलब जो टायर है उसका 13 कर दीजिए, तो पीएसआई में उस समय प्रेशर जो भरा जाता है वो पीएसआई में भरा जाता है, पौंड स्क्वायर इंच। ठीक है, तो इतने सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं। तो जे थॉम्सन ने अंदर में प्रेशर को
10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया, मतलब कि 0.001 कर दिया, मतलब प्रेशर को बहुत रिड्यूस करा। और यहां में हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किए तो देखे, क्या देखे भाई, कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं। कैथोड से क्या निकल रही हैं? रेज निकल रही हैं, और ये रेज इनविजिबल रेज थी। जैसे ही हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किए तो देखे कि इनविजिबल रेज निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? कैथोड से निकल रही हैं। और किसकी तरफ में जा रही थी? एनोड की तरफ में जा रही थी। और आप सोच रहे होंगे अगर ये इनविजिबल रेज है तो दिखाई कैसे दी? अरे भाई, एनोड में एक स्क्रीन लगाया गया था, उस स्क्रीन का नाम फ्लोरोसेंट स्क्रीन था। ये रेज जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराई, ब्राइटनेस दिखाई देने लगा, लेकिन ये रेज आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। तो हाई वोल्टेज की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया गया, कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही थी जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। कहां में जा रही थी? स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। कैथोड रेज की बहुत सारी, और कैथोड से अगर रेज निकल रहा है तो इस रेज का नाम कैथोड रेज रखा गया, क्योंकि कैथोड से रेज निकल रही थी। कैथोड से रेज निकल रही थी और ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ में ट्रेवल कर रही थी। तो रेज निकल रही थी, इस रेज, ये कैथोड रेज जो सीधा लाइन में ट्रेवल कर रही थी। देखिए, पहला कुछ प्रॉपर्टीज ये था कि कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। कैथोड रेज कहां मूव कर रहा था भाई? सीधा लाइन में पास कर रहा था। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। और ये जब ट्रेवल कर रहा था ना भाई, तो जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया गया, तो मान लो ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड रेज जा रहा था। जैसे ही कैथोड रेज गया तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव का तरफ में डेविएट हो गया। तो इससे ये पता चला कि कैथोड रेज खुद निगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ में डेविएट हो रही थी। और आप यहां से भी सोच सकते थे कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ में वही भाग सकता है जो खुद कैसा है? निगेटिव है। तो आप क्या लिख सकते हैं? कैथोड रेज deviated from इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैथोड रेज क्या हो रहा था भाई? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहा था। तो ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी थी। और कैथोड रेज कैसा चार्ज पार्टिकल होगा भाई? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा भाई, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कैथोड रे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वही छोटा पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। क्या नाम रखा गया भाई? इलेक्ट्रॉन रखा गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होगा? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि निकल कहां से रहा है? कैथोड रेज से निकल रहा है। तो जे जे थॉमसन ये देखिए कि प्रेशर को लो करके वोल्टेज को हाई करके, प्रेशर को लो, वोल्टेज को हाई किया गया, तो कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही थी जो कैथोड से एनोड की तरफ में जा रही थी। और ये कैथोड रेज सीधा लाइन में जा रही थी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी था, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ में डेविएट हो रहा था। इससे ये पता चला कि कैथोड रेज कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और कैथोड रेज छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, और वही छोटा पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। लेकिन जे जे थॉमसन ने ये सोचा कि हो सकता है कि ये जो भाई हमारा इलेक्ट्रोड मटेरियल है, कैथोड और एनोड, इसका वजह से तो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं। अगर मान लीजिए अंदर में मैंने ऑक्सीजन गैस फिल करा, तो इसके वजह से तो ये प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है ना ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, जे जे थॉमसन ने क्या किया भाई,
इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिए और अंदर में गैस को चेंज कर दिए, अंदर में गैस को चेंज कर दिया गया और इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया गया, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑन चेंजिंग द गैस, on changing the gas or on changing the gas or electrode material the properties of cathode rays remains the same. अंदर में कौन सी गैस लिया जा रहा है उस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अंदर में जो मर्जी वो गैस डाल दीजिए और इस इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दीजिए। अगर ये इलेक्ट्रोड मटेरियल भाई अगर वो जिंक से बना है तो आप दूसरा एल्युमिनियम लगा दीजिए, अगर ऑक्सीजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस डाल दीजिए। ये सब करने से कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी। इसका मतलब कैथोड रेज एक फंडामेंटल पार्टिकल है भाई। इससे ये पता चला कैथोड रेज और फंडामेंटल, कैथोड रेज आ रहा क्या होगा फंडामेंटल, और कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन बना है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा। समझ में आ रही है। जे थॉमसन ने क्या किया भाई, जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास रेशियो को कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये वैल्यू आ रही थी 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। चार्ज बाई मास रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज बाई मास। तो जे थॉमसन ने ये देखे कि चार्ज अंदर में जो मर्जी वो गैस डाल दो, अगर गैस डालेंगे तो गैस का मास भी अलग अलग होगा, लेकिन हमारा चार्ज डिवाइडेड बाय मास का जो वैल्यूज आ रही थी वो कांस्टेंट आ रही थी। चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा था, अंदर में जो मर्जी वो गैस डाल दो, अलग अलग गैस डाल दो, ऑक्सीजन गैस डाल दो, नियोन गैस डाल दो, हीलियम गैस डाल दो, हाइड्रोजन गैस डाल दीजिए, अंदर में गैस को चेंज कर दिया गया लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट आया। इससे ये पता चला कि चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं करता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में कौन सी गैस लिया जा रहा है, सब गैस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स आया। मतलब चार्ज बाय मास रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। चार्ज बाय मास रेशियो को मतलब ही नहीं है अंदर में कौन सी गैस लिया गया, जो मर्जी वो गैस लीजिए चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स आएगा। इससे ये पता चला कि कैथोड रेज हमारा होता है चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग गैस के लिए सेम आ रहा था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। तो अब से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज बाय मास रेशियो कौन से साइंटिस्ट कैलकुलेट किए। तो चार्ज बाय मास रेशियो भाई किसने कैलकुलेट करा भाई, जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास को डिवाइड किया गया, वो इस पे आ रहा था, इतनी वैल्यू जा रही थी। मतलब चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो does not depends upon the nature of gas, the nature of gas taken in a discharge tube। ठीक है, उस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका मतलब चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रेज के लिए कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर कैथोड रेज के लिए चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब कैथोड रेज और फंडामेंटल पार्टिकल होती है और कैथोड रेज से मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जे थॉमसन ने ऐसे प्रूव करके दिखाया, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चार्ज बाय मास रेशियो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करके बता दिए, लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट थे मिलिकन,
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो इन्होंने बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग इसकी वैल्यू को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का भाई देखिए चार्ज भाई मास रेशियो पता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो आप इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया कैलकुलेट करने के बाद 9.1 इंटू 10⁻31 केजी आया। और केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 केजी में क्या हो जाएगा भाई, 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3 केजी, तो 9.1 इंटू 10⁻28 केजी हो जाएगा, सॉरी ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ग्राम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है और चार्ज बाई मास रेशियो इतना होता है। चार्ज बाई मास रेशियो जे थॉमसन बताए थे, जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो ऐसे ही हमारी डिस्कवरी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किए थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रेज ट्यूब से हुई, एनोड रेज ट्यूब से हुई या कैनल रेज ट्यूब से, ठीक है। तो फिर वही सेम कहानी, डायग्राम बनाया जाएगा। जैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये हमारी कैथोड होगी और ये हमारा एनोड होगा, और एनोड हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है, कैथोड हमारा निगेटिव प्लेट होगा, और हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो इस बार यहां में लगाया गया था परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, और ये जो है भाई हमारा सेक्शन पंप है। और सेक्शन पंप इस बार उन्होंने क्या करा, सेक्शन पंप का हेल्प से अंदर की जो प्रेशर थी वो 10⁻⁻2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दी, और हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किए। और ये हमारा परफोरेटेड एनोड है, मतलब इसके अंदर में कुछ होल होंगे, और ये जो स्क्रीन है फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से मिलके बनी होंगी। तो जैसे उन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किए तो देखे कि यहाँ से रेज निकल रही हैं, जो एनोड से रेज निकल रही थी। देखिए जे थॉमसन ने भाई क्या, जे थॉमसन ने बस क्या करा था, प्रेशर को रिड्यूस करा था, और गोल्डस्टीन ने प्रेशर को बढ़ा दिए। गोल्डस्टीन ने इन प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, और जे थॉमसन ने प्रेशर को 10⁻³ मिलीमीटर अप किए थे, और गोल्डस्टीन ने प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, 10⁻² मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिए। भाई देखिए एक बार कंसेप्ट दोनों का सेम ही है। एक बार जैसे कि मान लीजिए सब कोरोना वायरस आया था तो किसी को ये भी नहीं पता था कि वैक्सीन किस किस कंपोजिशन को मिला के बनाया जाएगा, बनता है। बाद में डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत करा और वैक्सीन बना दिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखेंगे उस समय सैनिटाइजर मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन पता चल गया कि ये कंपोजिशन को मिलाने से ये सैनिटाइजर बनता है।
तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह का सैनिटाइजर बनाए हैं, ठीक है। तो पहले किसी को पता हो जाएगा तो उसके कंपोजिशन को चेंज करके आप बहुत सारा कंपाउंड, बहुत सारा बना सकते हैं। सैनिटाइजर हो गया या वैक्सीन, अभी इंडिया में आपको अगर खोजना है तो बहुत सारा वैक्सीन मिल सकता है। उसी प्रकार देखिए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है और उस समय प्रेशर को रिड्यूस कर दिए, और गोल्डस्टीन ने प्रेशर को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया तो कैथोड से एनोड से रेज निकल रहा, एनोड से रेज निकलने लगा, जो किसकी तरफ में जा रहा था, कैथोड की तरफ में जा रहा था। एनोड से रेज निकल रही थी और कैथोड से जा रही थी, वही एनोड रेज सीधी लाइन में जा रही थी। एनोड रेज को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो नेगेटिव प्लेट की तरफ में डिफ्लेक्ट हो गया। इससे ये पता चला कि हमारा जो एनोड रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन दिक्कत ये थी भाई कि इनका चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो, मतलब प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया गया, तो ये वेरिएबल निकला। मतलब चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग निकल रहा है, चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग निकल रहा था। लेकिन जे थॉमसन का केस में ऐसा नहीं हो रहा था। गोल्डस्टीन का केस में क्या हुआ, उन्होंने अंदर में गैस को चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया, कैथोड एनोड रेज की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। चार्ज बाय मास रेशियो, हाइड्रोजन गैस डाला गया तो उसके लिए अलग आया, हीलियम गैस डाला गया, चार्ज बाय मास रेशियो अलग, गैस अलग आया। मतलब एनोड रेज के लिए भाई चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करता है अंदर में कौन सी गैस लिया गया है। एनोड रेज डिपेंड करता है अंदर में, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में कौन सी गैस लिया गया है, उस बात पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उन्होंने सोचे कि चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम या हाईएस्ट कब आ सकता है। तो देखिए, दो टर्म्स, दो नंबर का रेशियो मैक्सिमम तभी आ सकता है जब नीचे वाला का क्वांटिटी या नीचे वाला का जो डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे कम हो, उस केस में दो नंबर का रेशियो सबसे हाईएस्ट आएगा। तो चार्ज बाई मास रेशियो उन्होंने देखे, चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम तभी आ सकता है जब हमारा मास सबसे लाइटेस्ट हो, सबसे छोटा हो। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम होता है। तो उन्होंने सोचे कि अगर हम लोग इस ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल कर देते हैं, अगर इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल कर देते हैं, उस केस में चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम आएगा। तो चार्ज डिवाइडेड बाई मास रेशियो निकाला गया तो आ रही थी 9.55 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर केजी। ये जो चार्ज बाई मास रेशियो था वो किसके लिए कैलकुलेट किया गया, फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए। क्योंकि अलग अलग गैस को डालने से चार्ज बाई मास रेशियो अलग अलग आ रहा है, और चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम तभी आ सकता है जब हमारा अंदर में कौन सी गैस लिया जाए, हाइड्रोजन गैस लिया जाए। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसका मास बहुत कम है। इस केस में चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम आ सकता है, इस केस में चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम आता है। इसलिए इस ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस रखा गया। अगर हाइड्रोजन गैस जैसे ही रखा गया उसके बाद चार्ज बाई मास रेशियो को कैलकुलेट करा, और जिसकी वैल्यू 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर केजी आ रही थी। उसके बाद आप जो मर्जी वो गैस डाल दीजिए, चार्ज बाई मास रेशियो इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। चार्ज बाई मास रेशियो फिक्स है, ये हाईएस्ट वैल्यू है। इसके बाद आप कोई भी गैस डालेंगे तो उनका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो इस वैल्यू से कम आएगी। तो उन्होंने बताया कि अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस लिया जाएगा तो उस समय जो एनोड रेज है, इस एनोड रेज का नाम प्रोटॉन होगा। देखिए, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन, एनोड रेज आर प्रोटॉन इफ एंड ओनली इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम लोग इस ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो जो एनोड से रेज निकल रही हैं, उस रेज का नाम क्या हो जाएगा भाई, उस रेज का नाम हो जाएगा प्रोटॉन। तो एनोड रेज हमारा डिपेंड करता है कि अंदर में कौन सी गैस लिया गया है, उस बात पे डिपेंड करता है। और ये चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया, वो किसके लिए निकाला गया,
हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतनी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो निकाला गया, प्रोटॉन का मास वो आ गया 1.67 टू इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का भाई मास है। और देखिए न्यूट्रॉन का जो मास होता है भाई, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली क्या ही होता है, बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है। इस तरह हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और प्रोटॉन का मास ना भाई इलेक्ट्रॉन का मास से 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इतना टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। समझ में आ रही है? अब देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भाई जेम्स चैडविक ने की है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई भाई, एक बेरिलियम लिया गया एटम और एक लिया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4 होता है। दोनों का बम्बार्डमेंट कराया गया तो एक नया एलिमेंट बना कार्बन, और साथ में एक पार्टिकल निकला, यही पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। और न्यूट्रॉन कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है भाई, इसको mn लिखा जाएगा, वो क्या होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg होती है। और न्यूट्रॉन का मास 1814 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का मास से। इसका मतलब बात करा जाए तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वालेंगे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिए थे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनका मॉडल फेल होगा, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।